बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे लेक्टिन पाथवे की। जो माइक्रोब है वो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि माइक्रोब पे जो शुगर ग्रुप प्रेजेंट है ये उसके साथ बाइंड करता है। ठीक है, जब मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ ये बाइंड करेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीएसेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रोटीएसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। और वो प्रोटीएसेस हमारे पास क्या करेंगे, वो C2 और C4 को एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि C2 और C4 को एक्टिवेट होने के लिए प्रोटीएस ही चाहिए था ना। यहाँ पर इसको C1 एक्टिवेट कर रहा था, ठीक है, क्लासिकल पाथवे में। और यहाँ पर इसको कौन एक्टिवेट करें, जो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ प्रोटीजेस एसोसिएटेड है। ठीक है, अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आगे सारा क्लासिकल पाथवे वाला ही चलेगा कि C3 कन्वर्टेज बन जाएगा, C3 एक्टिवेट होगा, फिर आगे C5 कन्वर्टेज बन जाएगा, वो एक्टिवेट होगा, और आगे फिर एंड पे मैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आगे सारा हमारे पास प्रोसेस वही है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है इस पाथवे की एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है कि इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं हुई। ठीक है, इसीलिए ये हमारे पास अर्ली आ जाता है। ठीक है, जब इनको इन्फेक्शन होता है ना तो अर्ली इन इन्फेक्शन लेक्टिन पाथवे जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद जब एंटीबॉडीज़ बनती है फिर क्लासिकल पाथवे चलता है। अच्छा, एक और हमारे पास पाथवे होता है जिसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव पाथवे, हम उसको भी देख लेते हैं। उसने भी एट द एंड जाके मैक कॉम्प्लेक्स ही बनाना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ना ही एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, ना ही कोई मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन होती है, बल्कि उसमें डायरेक्टली क्या होता है कि जो माइक्रोब आया है ना, ठीक है, उस माइक्रोब के पास अब एंडोटॉक्सिन वगैरह होती हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड होते हैं बैक्टीरिया के पास, यानी एंडोटॉक्सिन्स होती हैं। ये एंडोटॉक्सिन्स क्या करती हैं, ये डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। अब ये डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करती हैं कि ये बाइंड कर जाती हैं C3 के साथ, बल्कि B नहीं, C3 के साथ और फैक्टर B के साथ। ये जो हमारे पास माइक्रोब है ये डायरेक्टली बाइंड कर जाता है C3 और फैक्टर B के साथ। जब ये इससे कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, जस्ट लाइक कि ये माइक्रोब था, ये अब C3 है और ये अब फैक्टर B है, ये एक पूरा कम्प्लेक्स बन गया। जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है ना तो इस पर आके एक प्रोटीज एक्ट करता है जिसको कहते हैं फैक्टर D। फैक्टर D आके इस पर एक्ट करेगा। जब इस पर फैक्टर D एक्ट करेगा तो ये टूट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो बनेगा C3B और BB, दोनों का BB कंपोनेंट हमारे पास आ जाएंगे। जब इसका B कंपोनेंट हमें चाहिए था वो बन गया, अभी आगे क्या करेगा, आगे जो इसका नॉर्मल प्रोसेस है ये उसको चलाएगा मैक कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, और इसमें भी सेम वही पॉइंट मैं कहूँगी कि ये एक्टिवेट हो जाता है हमारे पास अर्ली। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एंटीबॉडी नहीं चाहिए। सही हो गया, ओके जी। अब हमारे पास आ जाती है जी रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। चलिए वो भी आपको मैं रजिस्टर भी बता देती हूँ, देन हम बुक से देख लेंगे रेगुलेशन कैसे होती है। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये नहीं है कि पागलों की तरह हर वक्त एक्टिवेट होता रहे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के नुकसान भी हैं भाई। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा इसके मैक कॉम्प्लेक्स नॉर्मल सेल्स को भी तोड़ना शुरू कर देंगे, इसलिए इसको एक रेगुलेट किया हुआ है दो तरह से। एक हमारे पास C1 इनहिबिटर ने रेगुलेट किया होता है। अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताएं C1 हमने कहाँ पढ़ा था। C1 हमने पढ़ा था जब हम क्लासिकल पाथवे पढ़े थे, तो एंटीबॉडी और एंटीजन के कॉम्प्लेक्स ने सबसे पहले किसको एक्टिवेट किया था, C1 को तो किया था। तो C1 इनहिबिटर ये हमारे पास क्या करता है, C1 इनहिबिटर C1 को कंपोनेंट को इनहिबिट करता रहता है। ठीक है, अब हमारे पास ये C1 इनहिबिटर इसको इनहिबिट करता रहता है, और अब हमारे पास C1 तब ही एक्टिवेट होगा और प्रोसेस आगे तभी चलेगा, क्लासिकल पाथवे तभी चलेगा जब स्टिमुलस इतना ज़्यादा आएगा। इतना स्टिमुलस आए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस इतने ज़्यादा बने कि C1 इनहिबिटर को जो है वो C1 इनहिबिटर से अगर इनका कॉम्पिटिशन हो, ठीक है, तो C1 इनहिबिटर हार जाए और एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज़्यादा क्योंकि बन चुके हैं तो वो C1 को एक्टिवेट कर दें। यानी कि ये जो C1 इनहिबिटर है ना ये एज अ थ्रेशोल्ड एक्ट करता है कि अगर तो एंटीजन्स थोड़े ही आए हैं तो C1 इनहिबिटर ने C1 को इनहिबिट किया हुआ है तो वो क्लासिकल पाथवे नहीं चल पाएगा। तो ये थ्रेशोल्ड है, मतलब इस लेवल से ज़्यादा एंटीजन आने चाहिए फिर ये कॉम्प्लेक्स C1 को एक्टिवेट कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया ना क्लासिकल पाथवे की रेगुलेशन। हमारे पास अल्टरनेटिव पाथवे की रेगुलेशन भी होती है। अल्टरनेटिव पाथवे की रेगुलेशन क्या होती है कि मैंने अल्टरनेटिव पाथवे में कहा था कि C3 और B फैक्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अल्टरनेटिव पाथवे की रेगुलेशन इस तरह से होती है कि C3B का और फैक्टर H का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फैक्टर I आके इसको तोड़ता है। ठीक है, इसको तोड़ता है, प्रोटीज है फैक्टर I। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जिसकी वजह से C3B इस फैक्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाता, B के साथ नहीं बाइंड कर पाता, क्योंकि फैक्टर H उसको अपने साथ बाइंड कराई जा रहा है और तोड़ता जा रहा है, ये प्रोसेस चलता जा रहा है। तो ये भी थ्रेशोल्ड हो गया कि हमारे पास इतना
एंटीजन आना चाहिए कि वो इस C3b को B फैक्टर के साथ बाइंड करा दे, क्योंकि कौन बाइंड करा रहा था, माइक्रोब ही बाइंड करा रहा था ना, तो इतना माइक्रोब आना चाहिए कि ये इसके साथ बाइंड करे और देन फैक्टर D इनको तोड़ के C3b बना सके। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव पाथवे का आपने याद रखना है। अगर आप सिर्फ इनके नाम याद रखें और एक एक लाइन ये थ्रेशोल्ड वाली लिख दें तो ये इनफ होगा। तीसरा हमारे पास क्या होता है कि जो मैक कॉम्प्लेक्स बनता है, अब वो सिर्फ माइक्रोब्स को तो नहीं किल करेगा, वो हमारे नॉर्मल सेल्स को भी तो किल कर सकता है, क्योंकि उसका बड़ा वो स्फीयर किस्म का कॉम्प्लेक्स है, लिटिक कॉम्प्लेक्स है, मेम्ब्रेन्स में पोर बनवा देता है। तो हमारे पास क्या अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम बनाया कि जो नॉर्मल ह्यूमन सेल्स होते हैं उनके ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, नॉर्मल जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जी डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। एक नाम है हमारे पास डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर, जिसको डेफ भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है हमारे पास और इसकी वजह से ये बच जाते हैं कि इस पर हमारे पास मैक कॉम्प्लेक्स एक्ट नहीं करता। ठीक है, ये किस तरह से बच जाते हैं, थोड़ा सा चलें आगे प्रोसेस देख लेते हैं। ये असल में ना जो डेफ होता है ना, ये क्या करता है, ये C3b और C4b के साथ बाइंड करता रहता है। जब ये C3b और C4b के साथ बाइंड करता रहता है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास C5 कन्वर्टेज नहीं बन पाता। जब C5 कन्वर्टेज नहीं बन पाता तो C5 एक्टिवेट नहीं होता और मैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो इस तरह से नॉर्मल सेल्स तो बचते रहते हैं मैक कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि वो उनके पास डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर है। तो ये हमारे पास रेगुलेशन होगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्ट करे सिर्फ माइक्रोब्स के अगेंस्ट, अपनी बॉडी के अगेंस्ट एक्ट ना करे। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं। ये मैंने आपको जो है वो इसकी सारी एक्टिवेशन पढ़ा दी है। ठीक है, अब आप यहाँ से रीड करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब हम देख लेते हैं जी बायोलॉजिकल इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के क्या इफेक्ट होते हैं। एक तो ऑप्सोनाइजेशन, मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको जब हम स्टेप्स पढ़े थे कि C3b जो है वो ऑप्सोनाइज करता है, यानी माइक्रोब के साथ अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो जाएगा तो माइक्रोब को बहुत जल्दी फैगोसाइटोस कर लिया जाएगा। कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस में कौन रोल प्ले करता है, C5a और इसके अलावा C567 का कॉम्प्लेक्स, ये न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कीमोटैक्सिस कराते हैं। उसके बाद एनाफाइलोटॉक्सिन, ये तो मैंने बता दी थी कि C3a C5a दोनों एनाफाइलोटॉक्सिन है, यहाँ पर उसने C4a भी ऐड कर दिया। ये क्या कराती है, एनाफाइलोटॉक्सिन ने क्या कराना होता है, मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन, यानी मैस्ट सेल से ज़्यादा मेडिएटर रिलीज़ कराते हैं। ठीक है, अब वो मेडिएटर जब रिलीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, मस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करा दी, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करा दी, स्पेशली ब्रोंक्यूल की कंस्ट्रक्शन करा देते हैं और हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म करा देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे जी साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस में क्या है कि जो हमारे पास मैक कॉम्प्लेक्स बनता है 5b 6 7 8 9, ये जो पूरा मैक कॉम्प्लेक्स बना था ये क्या कराता है, ये सेल्स को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, ये मेम्ब्रेन में पोर्स बनवा देता है। पोर्स बनने की वजह से अब हमारे पास सेल की लाइसिस हो जाएगी, सेल किलिंग हो जाएगी। ठीक है, और स्पेशली निजीरिया के जो स्पीशीज़ हैं उनको किल करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा है निजीरिया स्पीशीज़ के अगेंस्ट। उसके अलावा ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन की इन्हांसमेंट भी कराता है। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास ना जो बी सेल्स होते हैं ना, आगे मैं आपको ये सारा पढ़ाऊंगी भी, बी सेल्स को ना एक्टिवेट होने के लिए और बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए ना दो सिग्नल चाहिए होते हैं, एक सिग्नल 1 और एक सिग्नल 2 चाहिए होता है। तो जो हमारे पास C3b है ना, जब ये बनता है ना तो ये बी सेल को सिग्नल 2 दे देता है, बी सेल को जाकर एक्टिवेट करता है और बी सेल फिर ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसीलिए वो वाले लोग जिनमें C3b की डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें फिर एंटीबॉडीज भी सही से नहीं बन पाती। ठीक है, और उनमें फिर पायोजेनिक इन्फेक्शन बहुत सारे होना शुरू होते हैं। तो ये हमारे पास होगी जी रेगुलेशन। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह गया, दैट इज क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। उसमें वो क्या बता रहा है, सब इसमें ना वो बताएगा कि अगर किसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें बताएगा। तो हमारे पास अगर इनहेरिटेड डेफिशिएंसी हो कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट की, तो इसकी सबसे ज़्यादा जो जिस बैक्टीरिया का हमें चांस बढ़ता है ना वो निजीरिया, क्योंकि मैंने कहा था कि निजीरिया के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो निजीरिया बैक्टीरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे हमने बात की वही बात वो यहाँ पे करा है कि अगर C3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पायोजेनिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी। ठीक है, उसके बाद अगर C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी हो, जो C1 इनहिबिटर हमने यहाँ पर पढ़ा था, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंजियोएडिमा। ठीक है, एंजियोएडिमा हो जाएगा। अच्छा, होता कुछ हुआ कि जब C1 की हमारे पास एक्टिविटी रिड्यूस होती है ना, तो जो C1 है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट होता है तो C4 को एक्टिवेट करता रहता है और C4a फिर हमारे पास क्या कराता रहता है, C4a और फर्दर C3a C5a सारे मिलके क्या कराते रहते हैं, मैस्ट सेल की डीग्रेनुलेशन। जब उसकी डीग्रेनुलेशन होती रहती है तो लेरेंजियल एडिमा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी हेरिडिटरी एंजियोएडिमा। तो C1 1a, 1 से याद रखो, 1 काउंटिंग में सबसे पहले आता है और ए हमारे पास ABC में सबसे पहले आता है। तो जब भी C1 इनहिबिटर की डेफिशिएंसी होगी तो एंजियोएडिमा होगा, जिसको हेरिडिटरी एंजियोएडिमा भी हम लोग कहते हैं। अगर हमारे पास GPI की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अब GPI क्या है, GPI जो है हमारे पास वो एंकर होती है CD59 के लिए। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि CD59 तुमने पढ़ी नहीं है, ये क्या बुलाया। CD59 ना असल में सेल मेम्ब्रेन को मैक कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट बचा रही होती है, मैक कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही
होती है। तो इसीलिए जैसे CD59 कम होगी तो मैक कॉम्प्लेक्स बड़ी ज़्यादा हीमोलिसिस शुरू कर देगा। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन यूरिया इसका नाम दिया गया है कि ब्लड सेल जब ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगे तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन रिलीज होगी। तो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया जब GPI की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि ज़्यादा हीमोलिसिस जो है वो रात के टाइम हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि रात के टाइम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी कम होती है, pH लो हो जाती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा हो जाती है हीमोलिसिस। आगे आ गया कि जब ट्रांसफ्यूजन का मिसमैच होता है, ट्रांसफ्यूजन यानी गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है, तब भी क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं हाइपर सेंसिटिविटी वाले रिएक्शन में कहाँ पर हमने हीमोलिसिस की एग्जाम्पल पढ़ी थी। आई होप सो आप लोगों को याद आ गया होगा कि जब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी हमने पढ़ी थी, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड में ही हमने पढ़ा था ना इसकी एग्जाम्पल को, कि कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड किलिंग की जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर कोड कर रहा है ट्रांसफ्यूजन की। आगे आगे इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो एंटीजन एंटीबॉडी की इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, वो भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जब मैंने टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जब कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ना एंटीबॉडी एंटीजेंस के जो डिपॉजिट होते हैं, वो भी एट द एंड जाके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है। तो वो चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट आ जाएंगे, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जिनमें सीवियर लिवर डिजीज़ होती हैं पेशेंट्स में, उनमें हमारे पास लिवर फंक्शन वगैरह लॉस हो जाता है, इसलिए वो सफिशिएंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स नहीं बना पाते और उनमें भी पायोजेनिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ।